अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग के साथ साथ अस्सलामुअलैकुम। लेकिन ये सलाम और एक खैर खबर और ये दुआ जो है हम खाली तो आपसे शेयर नहीं करते, बिकॉज स्क्रीन में शेयर करती हूँ इस्लामाबाद से हरमीत सिंह के साथ। तो उनके पास भी चलते हैं, उनसे पूछते हैं कल फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे उनका कैसा गुजरा, और फिर आप लोगों से चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह मंडे तो आपके सामने गुजरा वैसे, लेकिन बहरहाल दिन है, गुजर जाता है, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें सुबह तो ख़ास क्रिकेट के हवाले से इस वक्त जो श्रीलंका में हमारे टेस्ट मैचेस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमने पहले टेस्ट में देखा कि पाकिस्तान को जिस तरह जीत नसीब हुई, और दोबारा दूसरे सेकंड टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त जो ग्रिप है पाकिस्तान टीम को हासिल है, और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस का जो सिलसिला है वो चल रहा है इस वक्त। अच्छा, आपको पता है मैच के बाद जब हम प्रोग्राम के आगाज़ में करते हैं ना, तो एक एनर्जी जो है ना वो ज़बरदस्ती या तो हमारे दिन में भी और पूरे शो में भी आ जाती है। बिकॉज मैच की हम बात करें, कोलंबो से आपको हमने खबर देनी है, और अगर अब अभी ताज़ा तरीन करंट अपडेट्स की हम बात करें तो आपको पता है कि पहला मैच जो कल खेला गया, ऑब्वियसली उसमें जो शाहीनों की परफॉर्मेंस रही और शाहीनों ने ये मैच अपने नाम किया। 175 रन अब तक स्कोर कर लिए गए हैं। हाल बता पिछली विक्ट्री जो हमने देखी है ना अपनी शाहीनों की, ऑब्वियसली कल हम इस बारे में हरमीत पाजी बड़ी डिटेल में बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर से लेके पाकिस्तान सुपर लीग को इतना अरसा देखने के बाद जो हमें क्रक्स के तौर पर पॉलिश्ड हमारे क्रिकेटर्स मिले हैं, अब जो वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर, और वो नज़र भी आ रहा है कि येस हमें फाइनली वो कॉम्बिनेशन जिसकी हम बहुत बात करते थे कि हमें क्रिकेट में ये कॉम्बिनेशन चाहिए, शाहीन को देख लें, आगा सलमान को देख लें। मतलब ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस देकर ना सिर्फ हमने ये टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। तो इस वक्त जो है 2 विकेटों के नुकसान पर 145 रन कल की पाकिस्तानी टीम ने बनाए, और ये जो कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेक्टेशंस हमारी हरमीत पाजी बहुत हाई होती जा रही हैं। तो अब ये जो दूसरा हम देख रहे हैं मैच, दूसरा दिन होगा आज, तो ये देखना है कि आज के मैच में और आज कल हमने देखा कि पाकिस्तान की जिस तरह परफॉर्मेंस थी कमाल की थी। 166 रन पे ढेर होना श्रीलंका का बड़ी बात थी। और फिर अगर हम पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें, एक तरफ तो अबरार को अगर हम देखें, अबरार ने जब से करियर का आगाज़ किया है तो ज़बरदस्त किस्म की न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस दी, फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दी, अब वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो मैच खेल रहे हैं, कल उन्होंने 4 विकेटें लिए। और इसी तरह अगर मैं नसीम शाह की बात करूँ, कल शाहीन शाह जो है वो थोड़े बहुत हमें नज़र ऐसे आए कि विकेट उनको नहीं मिले, लेकिन बॉलिंग अच्छी थी तो 1 विकेट उनको मिली, लेकिन नसीम शाह 3 विकेटें जो हैं उनको मिली। और इसी तरह अगर हम देखें जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे श्रीलंका के, वो भी हमें कोई परफॉर्मेंस करते नज़र नहीं आए। हालांकि हमने देखा कि जो दिनेश है चंदीमल, उसने बड़ी अच्छी यानी 34 रन बनाए। कप्तान जो है उनके करुणा रत्ना, उन्होंने 17 रन बनाए। इसी तरह अगर हम बात करें रमेश की तो रमेश ने तकरीबन 27 रन बनाए। रमेश को अगर हम देखें तो बॉलिंग भी उनकी बड़ी अच्छी होती है और बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं साथ साथ, लेकिन बैटिंग लाइन में भी कहीं ना कहीं वो हमें नजर आते हैं। जो है डिसिल्वा, दिनिजिया डिसिल्वा, वो स्टिल अगर हम देखें पहले टेस्ट मैच में और अभी भी अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान को टफ टाइम, सिर्फ श्रीलंका से ये वाहिद खिलाड़ी है जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं टफ टाइम दे रहा है। और कल भी हमने देखा कि 50 रन उन्होंने बनाए, इससे कबल भी बड़े नस्ब सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको याद होगा कि फिर वही एक तरफ तो हमारे जो इमामुल हक साहब हैं वो फिर 6 रन बना के पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शान मसूद की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, ये नौजवान खिलाड़ी जो है टिका रहता है, कोशिश होती है कि ये 50 क्रॉस करे, और फिर इन्होंने कल 51 रन जो है वो स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक भी जो है उन्होंने उनकी जो कल तक वो नॉट आउट थे, 74 रन पे वो खड़े थे, तो इनकी जो पारी थी ये बड़ी कमाल की थी और इतना मुश्किल नहीं था। अब कोशिश यही हो रही है कि रन्स का जो ढेर है वो बना दिया जाए, क्योंकि एक तरफ तो करुणा रत्ना जो कैप्टन है श्रीलंका के, उन्होंने जब टॉस जीता तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो पहले बैटिंग करें ताकि चौथा रोज़ जो हो तो उस वक्त पाकिस्तानी बैटिंग हो, क्योंकि उसमें बड़े बॉलिंग के हवाले से और दीगर हवाले से बैटिंग की लाइन में बड़े मसाइल आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम देखें तो श्रीलंका की सरजमीन पर, श्रीलंका के स्टेडियम पर, श्रीलंका के पिचेस पर, क्योंकि जब आप मुकामी जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने पिचेस पर खेलते हैं, अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं, उनके लिए बड़ी आसानी होती है उस चीज़ को, सारा कुछ वो बड़ी आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि उधर ही उनकी प्रैक्टिस होती है, उनको अपनी मट्टी अपनी सरजमीन
ज़मीन, और फिर कहीं ना कहीं जो तमाशाई हैं वो सपोर्ट भी आपके साथ होता है। तो हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी बैट्समैन की। एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की हम बात करें, खासतौर पर वो मैचेस जो लाहौर में या कराची स्टेडियम में, मुल्तान स्टेडियम में खेले जाते हैं, हाँ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नो डाउट होता है कि आप अपने होम ग्राउंड में हो, इर्द गिर्द शायकीन हो, या आपको यही फील होता है कि यार आप जिस फिज़ा में सांस ले रहे हैं वो आपका अपना वतन है। तो हाँ, इसके बहुत सारे बोनस पॉइंट होते हैं एक्स्ट्रा जो आपकी एनर्जी को बहुत बूस्ट करते हैं। बट ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आपको पता है कोलंबो टेस्ट का पहला रोज़ पाकिस्तान ने श्रीलंका के अब जो 166 के जवाब में 175 रन जो है वो बना लिए हैं, और ये अब आगे जो हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, और वो हमने देखना ये कि अब सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए। अच्छा, ये नुकसान भी हरमीत पाजी बड़ा डाइजेस्ट करने वाला है कि मतलब 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर जो हमने ये विक्ट्री ली है, ऑब्वियसली फॉर द टाइम बिंग विक्ट्री इसको कह सकते हैं, बट लेकिन इस पर देखना ये है कि टीम जो है वो 22 से ग्रेजुअली अगर हम देखें टेस्ट में, एक तो इस टेस्ट को अगर आप देखें, क्योंकि कल भी इस पर हमने गुफ्तगू की थी और आज भी अगर हम बात करें, तो इस टेस्ट में कहीं ना कहीं आपको वनडे या T20 का की जो झलक है वो आपको नजर आती है। आपने शान मसूद को देखा, उन्होंने भाई 47, क्योंकि ये टेस्ट में कभी नहीं होता है कि 47 बॉलों पे आप 51 रन बनाए, उसमें 4 चौके और 2 छक्के जो हैं वो शामिल है। तो इस किस्म की बैटिंग भी हमें देखने को मिलती है। हाँ, इमाम-उल-हक जो है वो शिकार हुए, बहुत जल्दी शिकार हुए, 6 रन पे हुए, लेकिन फिर हमने ये देखा कि शान मसूद खड़े रहे, डटे रहे और 51 रन बनाकर वो पवेलियन की तरफ गए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक और इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो वो क्रीज पर मौजूद हैं, और कोशिश पाकिस्तान की यही है कि जिस तरह टफ टाइम हमने पहले टेस्ट मैच में दिया था, और लग ये रहा है कि जितने भी श्रीलंका के बैट्समैन हैं वो पाकिस्तानी बॉलर के सामने बड़े लड़खड़ाते हमें नजर आए। तो यही वजह है कि इसका बड़ा फायदा पाकिस्तान को जी। कुछ लाइव मनाजिर हम भी दिखा रहे हैं, और आप ये देखें कि चूंकि श्रीलंका जब मैचेस होते हैं तो हम कहते हैं कि 2 चीज़ों का बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए। एक तो क्रिकेट वैसे अनप्रिडिक्टेबल गेम होती है, दूसरा मौसम का कोई एतबार नहीं है, ऊपर से आजकल जो क्लाइमेट चेंज का मसला है पूरी दुनिया में। तो मेरे ख्याल से ये मनाजिर जो हम दिखा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बारिश जो है वो होने लगी है या हो रही है, या आहिस्ता आहिस्ता आप एक देख रहे हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है। तो जनाब ये जो पूरा मैच जो है, वैसे भी श्रीलंका की बात की जाए, इन इलाकों में बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। आप वहाँ पे जाएंगे ना किसी भी वक्त, वैसे भी अगर मौसमी तब्दीलियों का मामला भी ना हो, तो जब भी हम वहाँ गए वहाँ सारा कुछ हमने ये देखे कि बारिश जो है वो किसी भी वक्त बरस सकती है। तो ये वो वहाँ की खूबसूरती भी है। ये खूबसूरती हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। पहले तो मैच पर दिलचस्प तबसरा तो हरमीत बाजी और मैं कर ही रहे थे, लेकिन अब मौसम पे भी मुझे लगता है साथ साथ तो कुछ कमेंट कर देना चाहिए। ताज़ी ठंडी हवाएं, और हरमीत बाजी को तो चूंकि एक्सपीरियंस भी है वहाँ का, तो ये आजकल का जो मौसम है, बल्कि श्रीलंका का हमेशा से मौसम ऐसा रहता है। तो जनाब ये मैच अब बीच में खटाई में पड़, अब इसको कंटिन्यू ऑब्वियसली कल किया जाएगा, और आज का जो मौसम तो खैर इतना एंजॉय करें या ना करें, अगर बारिश रुक जाती है तो होपफुली इसको कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन अगेन मौसम बेहतर होगा तो ये चीज़ें अभी हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। बट ऑल दो अभी क्रिकेट मैच की बजाय वहाँ का मौसम और स्टेडियम का मौसम एंजॉय करें। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमने खबर आप प्रोग्राम में शामिल कर दी, जिसकी चर्चा कल आपने सोशल मीडिया या अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देखी होगी। इस्लामाबाद से हरमीत पाजी खबर है, होपफुली कि आपने भी ये खबर को कवर करने के लिए कोई प्लान ज़रूर किया होगा। इस्लामाबाद में इस वक्त तैनात सिविल जज के घर पर एक 14 साला मुलाजमा, जिसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऐसे 12 चाइल्ड लेबर की तो चले हम इस पूरे सेगमेंट में बात ही नहीं करते ना, अभी तो हम इस टॉपिक पे जा ही नहीं रहे, जिस टॉपिक पे हम डाइवर्ट हो गए तो खैर लंबा निकल जाएगा। लेकिन अभी हम फॉर द टाइमिंग अगर बात करें इस 14 साला बच्ची की, जिसके जिस्म पर शदीद ज़ख्मों के निशानात हैं, खा कोई भी अमल हो, खा कोई भी गलती हो, खा कोई भी कोताही हो, किसी घर में 14 साला बच्ची जो काम करती है उसको इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाना, हमारे सामने जो फुटेजेस आई, जो पिक्चर्स आई, जो वीडियोज़ आई, उसके बाद खैर मुकदमा कहा जा रहा है कि दर्ज कर लिया गया है। लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं हरमीत पाजी कि आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एक सिविल जज की हम बात करें तो भाई आपको तैनात किया जाता है इस मुल्क में इंसाफ के लिए, और अगर आपके घर में इंसाफ नहीं है तो आप किस तरह से एक बच्ची को, जो कि किसी की औलाद है, आपके घर में काम करती है, कुछ चंद पैसों की एवज, क्या आपको लगता है कि आपने उसको ख़रीद लिया है? तो के साथ सुहा अगर हम देखें, हमने बड़े अलमबरदार देखे हैं इंसानी हकूक़ के, और फिर हमने बहुत सारे से सवाफ़ी मुसाफियों को भी देखा है
जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को काम पे रखा और फिर उन बच्चों पे तशद्दुद किया, और वो भी टेलीविज़न की स्क्रीन पर बैठ कर बड़ी भाषण देते हमें नज़र आते हैं। और इसी तरह हमने बहुत सारे ऐसे पार्लियामान में बैठे लोगों को देखा है कि जो बच्चियों पर तशद्दुद करते हैं उन घरों में उनकी होती है। और ये कल का जो केस है, ये आपको देख रहे हैं कि आप छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची है, और उसके सर पर जो चोटें आई हैं उसमें कीड़े पड़ गए हैं कि जुलाई का महीना है, लेकिन जनाब सिविल जज साहब जो हैं, हाफिज साहब जो हैं, उसको ये समझ नहीं है, उसको ना पता नहीं है, और वो कहते हैं कि जनाब अली इसके सर के ऊपर इसने जो नकाब पहना था तो इससे मुझे नहीं अंदाजा हो रहा है कि अंदर कीड़े हैं या जख्म है कि नहीं है। यानी इंसान की कोई कदर ही नहीं है। फिर उसकी जो अहलिया है, उसने जिस डिठाई से और जिस तरीके से और जिस बदमाशी से, जिस तरीके से जो पुलिस के सामने या जो फैमिली पर जिस तरह दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, तो आप अंदाजा लगा कि ये तो बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू आ जाते हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स जाके कहीं ना कहीं खबर से निकाल के ले आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे जो मुख्तलिफ बड़े बड़े घरों में, और ये जो आते हैं ना इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी बात है, प्रेस क्लब के सामने जो एहतजाज करते हैं, यकीन माने जितने भी एलीट क्लास हैं उनके इनके घरों में सबके छोटे छोटे बच्चे उन्होंने काम पे रखे हुए हैं। बहुत सारे घराने में जानता हूँ जो इधर आके बड़े बैनर्स उन्होंने उठाए होते हैं, लेकिन यकीन माने जब अपने पर आती है, अपनी ज़ात पर बात आती है, तो फिर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए और दूसरा ठीक करे इसको, या दूसरा अगर ये मामला ठीक करता है तो दूसरा ही अमल दरामद करे, मैं ना करूं, मैं खुद आज़ाद रहूं। तो यही सिचुएशन है। आप देखें कि सिविल जज जिस मनसब पर वो बैठे हैं और फिर वो इंसाफ की बात करते हैं। खैर इंसाफ का तो जनाजा जैसे हम देख रहे हैं कि जिस तरह निकल रहा है, लेकिन ये सिचुएशन है। वो उस फैमिली का आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह उसको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कुर्सी पर एक ताकतवर शख्स बैठा है, और ताकतवर शख्स का पाकिस्तान में तो आपको पता है कि आपके पास ये थोड़ी बहुत अथॉरिटी है, तो फिर आप कानून और आइन और ये फिर गया वही साइड लाइन पर। और अरमीत, हम आसिम हफीज़ साहब की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस्लामाबाद में सिविल जज हैं, और एक ऐसा मकाम, एक ऐसा ओहदा आपके पास मौजूद है कि आप लोगों के लिए इंसाफ करने के लिए मामूर है, तयनात है, लेकिन आपके अपने घर में इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। अब ज़रा सा इस पूरी स्टोरी का फॉलोअप भी आपको दे देते हैं। सरगोदा से बेसिकली इस फैमिली का ताल्लुक है, जिनकी बच्ची जो है वो इस्लामाबाद में उस घर में रिहाइश पजीर थी जो कि आसिम हफीज़ साहब का घर था, और जब उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो उस पर इल्ज़ाम चोरी के लगाए गए। मतलब मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि गलती हो, कोताही हो, शक व शुबा हो या कोई भी और चीज़, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बच्ची को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और कहा यह जा रहा है कि उसको बैट से मारा गया, और उसके बाद उसकी माँ के हवाले कर दिया कि अब तुम इसको ले जाओ, और एक अरसा जो है उसका इलाज भी होता रहा। खैर लेकिन उसके बाद जब सरगोदा से लाहौर लाया गया तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इर्द गिर्द हम जब देखते हैं कि इस तरह के सहाफ़ी भाई या वो जो लोग फील्ड में रहते हैं, उनको कोई ख़बर इस तरह की मिलती है तो फ़ौरी तौर पर उनका ज़रूर ये काम होता है, या उनका ये ज़रूर ये प्रेफरेंस होती है कि हाँ इनकी आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुँच। लेकिन हुकाम बाला अगेन कौन है? इस्लामाबाद तर्जुमान, जिनका अभी तक कहना ये है कि हमें कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई, अगर मौसूल हो जाएगी तो हम इस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे, लेकिन कार्रवाई होगी या नहीं ये भी अभी सवाल या निशान है। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो होपफुली कि आपने अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में किया होगा, लेकिन आपके दिन को और मज़ीद इंटरेस्टिंग और हैप्पी एंटरटेन बनाने के लिए वी हैव अ सेगमेंट विच इज़ कॉल्ड डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। तो आज का डेली डोज जो है, पहला डोज बड़ा क्यूट सा है, बड़ा प्यारा सा है। मतलब खरगोश हरमीत पाजी एक ऐसा वाहिद जानवर है जिसको देख के बिला वजह आपको प्यार आ जाता है ना। मतलब इट सीम्स टू बी लाइक बिल्ली, अगर हम देखें तो उसको देखकर एक तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार आता है, लेकिन खरगोश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी गुड और क्यूट थिंग्स। उसकी आंखें बड़ी प्यारी होती हैं, जिस अंदाज से वो कुछ चीज़ खा रहा होता है, दांत बड़े प्यारे होते हैं, उसके अलावा उसका कलर बड़ा प्यारा होता है, और जैसे वो फुदकता है। लेकिन आपको पता है फ्लोरिडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक इलाका ऐसा है जहाँ पर खरगोश जो है, अगर वहाँ की इलाके की आबादी की बात करें तो वहाँ पर घर होंगे शायद 80, लेकिन 100 से ज़ायद वहाँ पर सिर्फ खरगोश हैं। मतलब जितने वहाँ घर नहीं है उतने वहाँ खरगोश हैं। अब कहा ये जा रहा है कि शुरू में शायद किसी ने कोई 10-15 खरगोश लेके ना यहाँ पे जैसे छोड़ नहीं दिए हो, लेकिन ऑल दो अभी वहाँ के शहरियों का कहना ये है कि हम इन खरगोशों से बहुत तंग है, क्योंकि ये हर जगह जगह फुदकते हैं। अच्छा मिला जुला रद्द-ए-अमल है लोगों का ना वहाँ पे, वो ऑब्वियसली बाज़ लोगों को बहुत क्यूट लगते हैं, बाज़ लोगों को क्यूट नहीं लगते। तो वहाँ पर भी यही रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि इतने ज़्यादा खरगोशों की तादाद हो गई है। वो बाज़ लोग कह रहे हैं कि इनकी आवाज़ों से, इनके उछलने कूदने से ये बिला वजह किसी भी चीज़ पर, किसी भी पौधे पर हमला कर देते हैं, हम इससे बहुत तंग है। कुछ लोग कहते
कहते हैं नहीं भाई क्यूट लगते हैं, फिरते फिराते इधर उधर देखते, तो कोई बात नहीं, इनको ये करने दो। लेकिन अब इन्होंने फैसला किया हरमीत पाजी कि ये महकमे वाइल्ड लाइफ से रब्ता करेंगे और वो कहते हैं कि हमारे इलाके से इन खरगोशों को कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन आपने जो बात की शुरुआत में बड़े मजे की और वैसे अगर खरगोश की बात की जाए, दिखने में बड़ा क्यूट और शरारत और हरकतों में बड़ा प्यारा लगता है, शरारती, लेकिन हमने घर में पाले थे तो घर का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, यकीन माने सत्यानाश हो जाता है घर का। कोई चीज ऐसी नहीं होती कि जब आप उठते हैं उखाड़ फेंक के बाहर करके और उस पर इनके जो तजुर्बात होते हैं, यानी उसको फिर किस तरीके से सारी चीज को कैसे कुरेदना और सारा इनका जो मामला है, और फिर इनका पूरा अमला जो है वो पूरा हमलावर होता है। तो भाई गांव वालों का कसूर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे गांव में एक तरफ 40 पूरे घर हैं और 100 खरगोश हैं, तो इनकी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन बहरहाल आप एक दो को देख के तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जब ये घर के मामलात में आ जाते हैं और घर से टेबल से लेकर दीगर जो आपके मार्बल लगे हुए हैं, दीगर चीजें लगी, कोई चीज ये इनसे माफ नहीं होती है। लेकिन वही बात आपने दुरुस्त की कि दूर से देख के अच्छा लगता है कि हाँ ये मजे की इनकी शरारतें अच्छी हैं। अच्छा खैर, इन्होंने इनिशियली हरमीत पाजी इन खरगोशों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये किया है कि उन्होंने 10 से 15 खरगोश जो हैं उसको पकड़ लिया और किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल कर दिया। लेकिन वो खुद इस काम को करने की बजाय चाहते ये कि महकमे वाइल्ड लाइफ इन्वॉल्व हो, और इन्वॉल्व हो के ऑब्वियसली आप देखते हैं कि जंगलात में रहने वाली ये जो हयात है, ऑब्वियसली इनका ख्याल भी रखना पड़ता है। तो आप ह्यूमन राइट्स का और साथ साथ एनिमल राइट्स का जो हम प्रैक्टिस देखते हैं इन ममालिक में, वो नॉर्मली हमें ज़्यादा कहीं और नहीं मिलता देखने में। सो दे कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स के कहीं भी जो है ना एनिमल राइट्स वो डिसमिस ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने बाकायदा इस चीज़ के लिए मुनज़्ज़म रब्ता कर लिया है महकमे से। और खरगोशों को खैर कुछ यहाँ भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को वाकई बहुत शौक है खरगोश रखने का, अनटिल अनलेस वो रख कर इस चीज़ को रियलाइज़ ना करे कि ये ऐसी घर का कबाड़ा भी कर देते होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हम आपको देते हैं। अगली खबर बहुत नायाब खबर है। ये खबर जो है वो देखने में भी बहुत, आप कह सकते हैं, हैरान कुन है। मतलब 1 एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये तो आपने सुना है। 1 ब्लैक एप्पल इन अ डे, अब ये क्या करता है ये हमें नहीं पता, लेकिन दुनिया में पाया जाने वाला ये नायाब नस्ल का काला सेब है, जिसकी कीमत जो है वो 2 दिनार से भी ज़्यादा है। लेकिन आपको पता है चीनी कंपनी ने हरमीत पाजी इसको 3000 फिट की बुलंदी पर इसको उगाया, ठीक है, और उगाने के बाद उन्होंने इसको ओबियसली बेचना शुरू किया। लेकिन अब तक जो है वो कहा जा रहा है कि इसका जो है वो आम सेब से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, मतलब इट्स लाइक टेस्ट वाइज वो वैसा ही है। लेकिन हरमीत पाजी देखने में जो है ना वो, मतलब ऑब्वियसली हमारे पास एप्पल किसी और चीज़ को भी हम कहते हैं, एप्पल फॉन्स को भी कहते हैं और एप्पल एम्स को भी कहते हैं। तो हम ये जो सेब है ना, अच्छा ये डार्क जामुनी कलर जो होता है ना, डार्क मेजेंटा कलर जिसे कहते हैं, हाँ ये वो कलर है ऑब्वियसली। तो बिल्कुल सोहा, अगर हम देखें ना फ्रूट्स के मुख्तलिफ अकसाम फिर अगर हमारे सामने आते हैं, आपने देखा होगा कि अब जापनी फल आपने देखा होगा एक रंग में देखा होगा, लेकिन हमारे इलाकों में वो मुख्तलिफ रंगों में हमने देखा है, और उसका टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट होता है और शेप में भी काफ़ी डिफरेंट होता है। लेकिन इस एप्पल की बात, सेब की बात कीजिए, वैसे तो अगर हम देखें हमारे यहाँ जो सेब है खासकर सवात के इलाकों में या फिर कोयटा की तरफ अगर आप गई हैं, बलूचिस्तान के जो बागात हैं बड़े मीठे और ज़बरदस्त किस्म के वो सेब होते हैं, कलर थोड़े से डिफरेंट, लेकिन हमें 2-3 कलर्स में तो वो मिल जाते हैं। लेकिन ये वाला कलर वाकई में जामनी कलर है, काफ़ी यूनिक है। ये आप ये अंदाज़ा लगा लें कि सेब की नस्लों में भी नेग्रो आ गए ना, मतलब अफ्रीकन टच आ गया थोड़ा सा। गुड वन। अच्छा, आपने सिमिलैरिटी अच्छी दी है, बट ऑल दो इसको अभी मजीद भी बड़े लेवल पर उगाया जा रहा है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि इसकी जो मतलब कीमत है वो इतनी क़ुव्वत ख़रीद में हर किसी के नहीं होती, तो दिनार, अगर हम कवेत की बात करें और इसके अलावा हम बात करें चाइना की, तो आपको पता है चीनी हमेशा इसमें आगे होते हैं। तो उन्होंने अब जो इसकी प्रोडक्शन शुरू की है उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि किस में आगे नहीं है। आप फलों को उगाने की बात करें, सब्जियों को उगाने की बात करें, किसी चीज़ की भी कोई रेप्लिका बनाने की बात करें, तो दे आर एक्सपर्ट इन एवरीथिंग ऑल दो। लेकिन अब ये जो बनाया है ऑब्वियसली इसके बारे में हरमीत पाजी एक मिथ भी है जो कि मैं कंक्लूड करते वक्त आगे जाने से पहले शेयर करना चाहती हूँ कि अब तक इसकी प्रोडक्शन के बारे में कोई खासी रिसर्च नहीं हो सकी। तो ये क्या इसको प्रोड्यूस इंसानों ने किया, ये वाकई को कुदरती फल है? जैसे कि हम देखते हैं हरमीत पाजी, हमने बहुत सारी ऐसी खबरें भी दी हैं कि इंडिया साइड से बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ रंग के अंगूर, मुख्तलिफ रंग के आम जो है वो उन्होंने उसकी प्रोडक्शन में पिछले 5-6 साल रिसर्च करने के बाद अब मुख्तलिफ रंग के जो फ्रूट्स हैं
उनकी प्रोडक्शन शुरू की है। तो खैर इसके जो कुदरती होने पर एक ऑब्जेक्शन अभी तक है और उस पर अभी रिसर्च हो रही है, वो भी हो जाएगी तो वी विल ऐड इन द शो एज वेल एंड विल अपडेट यू गाइस एज वेल। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हम देते हैं। हमने जी आपको दुनिया में पहली सर्टिफाइड फ्लाइंग कार आपको दिखा दी है। इट सीम्स टू बी लाइक रियली गुड। देखें अब आप इस खबर से पहले सिर्फ वो ज़माना रिकॉल करें जब हम कहते होते थे कि यार उड़ने वाली गाड़ियाँ भी आएंगी क्या उड़ के भी हम कुछ काम कर सकेंगे और ऑल दैट, मतलब इस तरह की चीज़ें। लेकिन हम कल भी हरमीत पाजी ये बात कर रहे थे कि वी आर वन ऑफ दोज जनरेशंस ऑब्वियसली जिसने 10 सालों में चीज़ों को इमर्जिंग होते हुए देखा है, एवेल्युएट होते हुए देखा है। तो ये जो हम देख रहे हैं रेवोल्यूशन, ये किस तरह की ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी में ख़ासतौर पर जो एडवांसमेंट डे बाई डे आ रही है, तो हम जिस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हमने आपको ये खबर तो दे दी कि पहली जो है वो सर्टिफाइड फ्लाइंग कार बाकायदा ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया। इससे पहले हम दुबई से हरमीत पाजी बहुत सारी ऐसी खबरें दे चुके हैं, मतलब हमने बाइक्स जो है वो उड़ने वाली या डिलीवरी बॉयज़ को हमने बहुत दिखाया अपने प्रोग्राम में कि किस तरह से उड़कर वो डिलीवरी देते हैं। लेकिन अगर हम कार की बात दिन ब दिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि हॉलीवुड की फिल्मों में हमने बहुत सारी चीज़ें जो देखी हैं जो रियल लाइफ से काफ़ी दूर होती हैं, लेकिन अब उसको रियल लाइफ में लाने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है। आप इसकी मिसाल है, ये आप देख लें कि भाई उड़ने वाली कार भी आ गई और उड़ने के लिए अगर आपने उड़ना भी है तो उसके लिए वही शूज भी आ गए हैं। आपने बड़े आराम से किसी जगह सफर करना है तो बड़े जा सकते हैं। बहुत चीजें हम देख रहे हैं कि जिस तरह आ रही है बात की कि हमने वो वक्त देखा है कि कुछ न था, अब एक ऐसे वक्त में दाखिल हो रहे हैं कि बहुत कुछ है और आने वाला दौर जो है इससे मजीद जो है बहुत सारी चीज़ें हमें नई एडवांसमेंट जो है वो भी बहुत सारी चीज़ों में मिलेगी और बहुत सारी जिद्दत जो है आने वाली चीज़ों के साथ साथ हैरान कुन भी होगी। लेकिन बहरहाल ये वाली कार बड़े मज़े की भी है और बड़े आसानी से, क्या कहते हैं, ट्रैफिक की जो झंझट है उससे भी बड़े आसानी से आप छूट जाएंगे और कहीं ना कहीं पहुँचना है तो बड़ी आसानी से पहुँच भी सकते हैं। अच्छा, कैपेसिटी फॉर द टाइम बिंग सिर्फ 2 लोगों की है और ये प्योरली इलेक्ट्रिक कार है और ऑब्वियसली आप रोड्स पर कुछ चलता हुआ ज़रूर देखेंगे, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक ज़रा ज़्यादा हुई, आपने कहीं उड़ के पहुंचना हो तो आपको फ़ोन पे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं उड़ के आ रहा हूँ, बल्कि आप बाकायदा तौर पर वाकई उड़कर कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो आप फौरी तौर पर इसको ज़मीन से उठाएँ, हवा में उड़ाएँ और जहाँ आपने पहुँचना है वहाँ आप पहुँच जाएँ। लेकिन हम तक आने में अभी काफ़ी टाइम है, ऑल्दो दुनिया इतनी ही तरक्की कर रही है और ये चीज़ें जो है वो अब बाकायदा सर्टिफाइड फ्लाइंग कार के तौर पर इसको मुतारिफ़ करा दिया गया है। हम ब्रेक लेनी है, वापस आते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो मौजूदा हुकूमत के खत्म होने में सिर्फ 18 दिन बाकी रह गए हैं और 18 दिनों के अंदर सियासी बहस सिर्फ 2 चीज़ों पर हो रही है, एक कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, दूसरा इलेक्शन की तारीख क्या होगी। इस पर कोई मुतफ़िक़ा राय अब तक सामने नहीं आ रही। खैर, इस पर हम बात कर लेते हैं। असदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, कहिएगा कि अगर हम सियासत की बात करें तो इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म आया और उसके बाद एक और अहम चीज़ जिसके बारे में चाहती हूँ कि आप ज़रूर एड्रेस करें, इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 230, इसमें तरमीम करने की बात की जा रही है। अगर हम इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें तो उनका काम ये है कि डे टू डे टास्क और इलेक्शन को मेक श्योर करें, लेकिन ये अगर तरमीम हो जाती है तो उसके बाद आपको पता है इक़्तिसादी या माशी अहम बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो इस तरमीम पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है और फिर नाम इसहाक डार का कैसे कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान में अभी तक बहस चल रही है कि इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर में होंगे या नहीं होंगे। हालांकि उसूली तौर पर तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाती हैं तो फिर 60 दिन में, और अगर वक्त से पहले तोड़ जाए तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन अभी तक ये बहस हो रही है कि इलेक्शन होंगे 90 दिन में या नहीं होंगे। अब इलेक्शन का होना या ना होना, इस पर बहुत सारी कयासराइयां हो रही हैं। अब जब आप सेक्शन 230 में तरमीम तजवीज कर रहे हैं या उस पर बात हो रही है तो इससे शक ये गुजरता है कि अगर तो देखिए एक निगरान हुकूमत 60 दिन के लिए आ रही है या चलिए ज्यादा से ज्यादा 90 दिन के लिए, तो उसे जरूरत नहीं है कि इस तरह के इख्तियारात उसके पास हों। जो जाहिर है जरूरत नहीं थी तभी आइन में नहीं दिए गए और तभी ये इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसमें महदूद रखे गए हैं इख्तियारात कि वो डे टू डे अफेयर चलाए। कोई ऐसा कदम ना उठाए कि आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किल हो, कोई ऐसा एग्रीमेंट ना करे कि आने वाली हुकूमत को रोल बैक करना पड़े और कोई बड़ा मुआहिदा ना करे जो बुनियादी तौर पर मुल्क हुकूमत का मैंडेट है। लेकिन अगर आप तरमीम करके ये इख्तियार देना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसा वजीर आजम देख रहे हैं जो शायद ज्यादा अरसे के लिए हो, क्योंकि 2 महीने के लिए आने वाले वजीर आजम को इतने इख्तियारात दरकार भी नहीं होते। अभी आप देखिए, जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें जो है वो अपने जो 90 दिन के लिए आई,
और उसके बाद वो हुकूमतें जो हैं वो लंबे अरसे के लिए चल रही हैं, 6 माह हो गए दोनों को। लेकिन हम देख रहे हैं कि उन हुकूमतों को गवर्नेंस में प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास इख्तियारात महदूद हैं। अच्छा सर, अगर हम देखें, जो आपने देखा कि दो पार्टियां, बड़े जो लीडर हैं वो बैठे वहां पे दुबई में, और फैसला जो इसहाक डार का सवाल सोहा ने आपसे किया, एक तरफ तो हम इस सारी चीज को देखते हैं, लेकिन फैसला कहीं ना कहीं, अगर दुबई लंदन में भी हम जाते हैं तो फैसला कहीं ना कहीं पिंडी में होता है। तो आपको क्या लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट राजी होगी इस मामले पर? और अगर एस्टैब्लिशमेंट राजी होगी तो फिर क्या इलेक्शन टाइम पे होंगे? और अगर एस्टैब्लिशमेंट अपना नाम देती है, किसी इकोनॉमिस्ट को लेके आती है, तो फिर क्या आपको ये इलेक्शन ज्यादा देर तक जो है वो चले जाएंगे, डिले हो जाएंगे ये मामला? और अगर ये डिले होगा तो बीच में जो मामला पीटीआई के साथ अटका हुआ है उसमें भी कुछ रास्ते हमवार हो सकते हैं? ये खदशे भी कहीं ना कहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी पा सकते हैं। देखिए, ये जो इसहाक डार की बात है ना जी, इसहाक डार वाला आइडिया तो था, ये नहीं है कि वो हवाई बात थी, ये भी नहीं है कि ये खबर जो है वो ऐसे ही किसी ने घड़ के दे दी शहबाज राना साहब ने। ये चिंगारियां जहां से उठी हैं वहां पर कुछ ना कुछ तो था। अब आप देखिए, इसहाक डार साहब के नाम पर इतना सख्त रद्द-ए-अमल आया है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और न सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से बल्कि नून लीग में भी एक ग्रुप की तरफ से जो प्रो शहबाज ग्रुप समझा जाता है, उनकी तरफ से भी एक सख्त रद्द-ए-अमल इसहाक डार के नाम पर आया है। इसका मतलब है कि ये आइडिया तो शायद नहीं बिकने का, ये तो नहीं चलेगा। और इसहाक डार साहब के दिल में उठी ख्वाहिश ज्यादा अरसे के लिए जिंदा नहीं रही। तो ये तो मुझे लगता है कि हाँ, ये बात मैं आपकी दुरुस्त समझता हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो जो भी आएगा, ये नहीं हो सकता कि वो एस्टैब्लिशमेंट की मुशावरत उसमें शामिल ना हो या रिकमेंडेशन उधर से ना आई हो। ये हो सकता है कि एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, अगर हम देखें इस वक्त ख्वाहिशात का एक बहुत बड़ा अंबार है जो हम देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक और ख्वाहिश भी है, वो ये है कि बल्ले का जो निशान हो ये बैलेट पेपर पर ना हो। अगर ये ख्वाहिश पूरी होती है तो फिर इस इलेक्शन की अगर बात करें तो क्या हैसियत होगी सर? जी बिल्कुल, मैं इलेक्शन की तरफ ही आ रहा था क्योंकि आपके पिछले सवाल का भी दूसरा हिस्सा इलेक्शन की से मुताल्लिक था। देखिए, अभी तक यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं। अभी तक इस पर खदशात के बादल मंडला रहे हैं इलेक्शंस पर, और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे सर्वेस ये बताते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ अभी भी मकबूल सियासी जमात है, और अगर आज इलेक्शन होते हैं तो तहरीक-ए-इंसाफ जीत सकती है। देखिए, हम मालिक साहब मसलन एक बात बार बार कहते हैं, दोहरा के कहते हैं, और कहते हैं कि जब तक इस बात का यकीन नहीं हो जाएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ नहीं जीत सकती, तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आइन और कानून की रोशनी में 90 दिन में इलेक्शन जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। तरजीह ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ को जीतना नहीं चाहिए। अब अगर तो ये काम सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की नाअहली और उनको जेल में डालने से हो जाता है तो फिर तो शायद इलेक्शन हो जाए और तहरीक-ए-इंसाफ बैलेट पेपर पे मौजूद भी हो। लेकिन अगर अंदाजे ये रहे और तरजीह ये रहे कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को जेल में डालने और नाअहल करने के बावजूद भी बतौर सियासी जमात तहरीक-ए-इंसाफ अभी भी पॉपुलर है और लोगों का जो गम गुस्सा है वो शायद बैलेट पेपर पे वोटिंग डे पे रिफ्लेक्ट होगा, तो ऐन मुमकिन है कि सियासी जमात पर भी पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये तरजीह नहीं है सियासी जमात पर पाबंदी लगाना, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ या कोई भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं है। और पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी इसलिए भी मुखालफत कर रही है कि पीपल्स पार्टी के सियासी मुफाद में भी ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ बतौर सियासी जमात हिस्सा ले। उसकी दो वजूहात हैं। पीपल्स पार्टी को एक तो पंजाब में लगता है कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ आएगी तो तहरीक-ए-इंसाफ अपने रिवायती हरीफ नून लीग के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी, और वोट बैंक तकसीम होगा, जिसका फायदा पीपल्स पार्टी को हो सकता है। दूसरा, वो ये भी सोच रहे हैं कि नून लीग के साथ तो उनके इत्तेहाद के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं, तो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुस्तकबिल में हुकूमत साजी के लिए वो तहरीक-ए-इंसाफ अगर छोटी जमात के तौर पर आती है तो उसको अपनी हुकूमत में शामिल कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस पे सोच रही है। सर, ये भी बताइएगा कि देखिए, शरीर रहमान का यही स्टेटमेंट आया ना कि हम इस पर कोई मुतफ़िक़ा राय नहीं रखते और हम अभी मतलब ना ही तरदीद की जा रही है, ना ही उसको मुस्तरद किया जा रहा है और ना ही उसको ऑन किया जा रहा है। बट ऑल तो आपने कहा चिंगारी जो है ना एक हुकूमत के अंदर से भी आ रही है। ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि कानूनी तौर पर ये चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती। इस पर अब ये जो आप स्टेटमेंट उनकी देखते हैं, ये आप विद इन गवर्नमेंट देखते हैं, विद इन PDM देखते हैं, किस तरह से उन्होंने ये बात की? और वो भी इस चीज़ के हामी नज़र नहीं आते। बज़ाहिर देखने में ये आता है कि इसहाक डार या तो मरियम नवाज के बहुत क्लोज हैं या मियाँ साहब के बहुत क्लोज हैं।
देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि एक शहबाज ग्रुप है नून लीग के हाँ अंदर। जी। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उसी ग्रुप में का हिस्सा समझे जाते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, अब दूसरा ग्रुप मरियम नवाज का ग्रुप है, ऑब्वियसली वो नवाज शरीफ का भी वही ग्रुप है। तो इसहाक डार साहब जो हैं ये लंदन से आए हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के ग्रुप से ही ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जो लोग शहबाज शरीफ के नजरिए के हामी हैं, ये शहबाज शरीफ की सोच के हामी, आप देखिए पिछले एक साल में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि शहबाज शरीफ साहब की राय उस पर मुख्तलिफ थी और दूसरे ग्रुप की राय थी। मसलन नवंबर में जो आर्मी चीफ की तैनाती हुई थी उस वक्त भी एक डिबेट चल रही थी और चाहते थे शहबाज शरीफ साहब के कमर जावेद बाजवा साहब को ही एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन मरियम नवाज जाकर लंदन बैठ गई थी नवंबर में और उन्होंने ये फैसला नहीं होने दिया था और तब तक वो वापस नहीं आई थी जब तक मेक श्योर नहीं कर लिया था कि वो ना हो जो शहबाज शरीफ, और उसके बाद मुख्तलिफ फैसला करवाकर ही वो वापस आई थी। उसके बाद फिर आगे चलिए तो अभी जो हाल ही में IMF की डील हुई है, तो हमें बहुत सारी चीजों से ये मालूम होता है या हमारा अंदाजा है फैक्ट्स को देखते हुए कि इसहाक डार साहब और उनका ग्रुप और उनके हामी शायद इस वक्त IMF की डील नहीं चाहते थे और वो ये समझते थे कि इस वक्त अगर IMF की डील में गए तो इलेक्शन में जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आने वाली जो हुकूमत है, जो इंटरम गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत, या तो जो अबूरी एक प्लान में चली जाए IMF के साथ और फिर जो नई हुकूमत आए वो प्लान में जाए, वरना इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। खान साहब, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, इलेक्शन की बातें तो हो रही हैं, इलेक्शन के बाद जो आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का तजिया दिया, सर आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जो है अगर इलेक्शन होते हैं टाइम बड़ा शॉर्ट है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो है मुख्तलिफ बयान आते जाते हैं, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि वो आ रहे हैं या वो कंफर्म कोई डेट दी है उनकी जानिब से। बयानिया बिल्ड करना, बयानिया अवाम में लेके जाना, उसको मकबूल कराना अब इन तमाम तर सियासी जमातों के लिए कितना मुश्किल होगा। अभी तो इन्होंने राहें जुदा कर ली और इख्तिलाफात के लिए कार्ड तो खेल रहे हैं, लेकिन अंदर से तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक ही हैं। अवाम को कायल करना अब इनके लिए कितना, क्योंकि मुआशी सूरत हाल आपके सामने सर। जी, मैं इससे पिछली बात का एक जुमला मुकम्मल करके फिर आपके सवाल पर आता हूं, और वो मैं ये कह रहा था कि इसहाक डार साहब की राय और उनके ग्रुप की राय, और मरियम नवाज भी शायद उसी में शामिल है, राय यह है कि अगर आप इसमें IMF डील में चले जाते हैं तो इलेक्शन में जाना मुश्किल होगा। और आप देखिए कि इलेक्शन में जाने से महज 15 दिन पहले बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, ₹7.5 फी यूनिट इजाफा करना पड़ रहा है, IMF की कंडीशंस हैं। तो यही वजह थी कि वो इसमें IMF की डील में नहीं जाते थे और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने जाती इंटरेस्ट लेकर IMF की डील किया। अब आ जाइए आपकी बात की तरफ, नवाज शरीफ साहब की वापसी। देखिए, नवाज शरीफ की वापसी अगर होनी है और अगर उनकी वापसी में जो है वो वहां से रुकावट नहीं है जहां से रुकावट हुआ करती है, तो फिर मैं आज भी उनकी वापसी में कोई रुकावट नहीं देखता। फिर तो देखिए, महज एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की मौजूदगी को अगर जावेद लतीफ हडल समझते हैं और वो कहते हैं मौजूदा निजाम में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इससे वापस नहीं आ रहे, और सितंबर में उनको लगता है कि आसानी से वो आ जाएंगे जब चीफ जस्टिस तब्दील हो चुके होंगे, तो मैं नहीं समझता कि महज इस बुनियाद पर उनका डिले है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को 2 तरीकों से अभी भी जेल में जाए बगैर एक्सेस मिल सकती है पाकिस्तान की। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिव्यू। और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि सितंबर तक ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद अगर वापस आएंगे तो वो सितंबर तक ही आएंगे, उससे पहले तो चांस हमें नहीं बज़ाहिर देखने में लग रहा। एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन दैट सेकंड आवर ऑफ द शो, और आजकल जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लाहौर में 21 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। बल्कि अगर मैं वालिदैन की मिसकंसेप्शन की बात करूँ तो आज से ठीक 15 से 20 साल पहले वालिदैन का मिसकंसेप्शन ये था कि नहीं, प्राइवेट इदारे जो हैं वो अंग्रेज़ों का एक ऐसा नज़रिया जो कि पाकिस्तानियों में या लाहौरियों में या जो भी लोग पाकिस्तान में बसते हैं उनके दिमाग को मोल्ड करने के लिए है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि निज़ाम बेहतर होता चला गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी कारकर्दगी दिखाना शुरू की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बढ़ती चली गई, वहाँ मयार तालीम अच्छा होता चला गया, तो वालिदैन की प्रेफरेंस अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं कि येस वहाँ जाके अपने बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो अच्छी हायर स्टडीज़ के लिए तैयार हो सकें। बट ऑल दो ग्राउंड्स जिन पर मैं आज प्रोग्राम में बात करना चाहती हूँ हरमीत, एक वो जो बज़ाहिर देखने में नज़र आता है, एक वो जिसके बारे में वहाँ पर मौजूद बच्चों को पता होता है लेकिन शायद असातिज़ा को, मैनेजमेंट को या वालिदैन को नहीं पता होता। इस बारे में कहना कोई दो राय नहीं होगी, मुझे इस चीज़ की प्रिविलेज दी जाए कि मैं ऑन स्क्रीन बैठकर ये कहूँ कि यस
प्राइवेट इदारे बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर ग्रुप बाय ग्रुप, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट बच्चों को पता होता है कि यहाँ पर ड्रग कहाँ से मिलेगी, यहाँ पर अगर किसी चीज़ को आपको चाहिए तो वो कौन सा ऐसा ग्रुप है पूरी यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपको ये चीज़ मुयसर आ सकती है। वो आइस हो, वो ड्रग कोई भी हो, आपको यूनिवर्सिटीज़ में एक निज़ाम इस तरह का नजर आता है जो कि यूनिवर्सिटी की रिप्यूट को ख़राब करता है, और दो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को नहीं पता। लेकिन एक स्कैंडल इस्लामिया यूनिवर्सिटी का भी हमारे सामने आया। 5000 से ज़ायद फहाश वीडियो आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास होना, उसकी गाड़ी से मनशियात का बरामद होना, और उसके बाद उसका इतराफ़ी बयान, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट और वीसी समेत तमाम लोग इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, डीपीओ बहावलपुर इस हवाले से काफ़ी दिलचस्पी भी ले रहे हैं और चीज़ों को देख भी रहे हैं। पर इस पर बात करने के लिए साबिक चेयरमैन एजीसी पंजाब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर निज़ामुद्दीन। उन्हें आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, गुड टू सी यू। सर, इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि एचईसी ख़ास तौर पे और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का इतना बड़ा नेटवर्क जो कि लाहौर समेत हर शहर में है, कोशिश की जाती है कि उनको रेगुलेट किया जाए, इस तरह के एसओपीज़, टर्म्स, कंडीशन, रेगुलेशंस जो हैं उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, और बच्चों को पाबंदी के लिए कहा जाता है कि पाबंद कीजिए, इस चीज़ की पाबंदी कीजिए और निज़ाम को बेहतर किया जाए। लेकिन सर, ये जो स्कैंडल सामने आया है इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, फहाश वीडियोज़ का, नशे का, और इसमें कहा जा रहा है कि असातिज़ा भी इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जाता रहा हूँ, रेगुलरली विजिट करता रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने लेक्चर भी दिए हैं, लोगों से मिला है, विजिट भी किया है, और हर वाइस चांसलर के ज़माने में जाता रहा हूँ। एवरी टाइम आई हैव बीन देयर। तो इस दफ़ा मैं जब गया था, कुछ 6 महीने पहले की बात है, तो आई वाज वेरी प्लीज्ड टू सी कि उसकी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हुई थी। और इन साहब को, जो हमारे वहाँ पर महबूब साहब हैं, ये वाइस चांसलर पहले थे रहीम यार खां में जी। इत्तेफाक से उस ज़माने में मैं सर्च कमेटी का मेंबर था एज ए चेयरमैन पंजाब कमीशन, तो मेरे ज़माने में इनकी सिलेक्शन हुई थी। और ये मेरे ख्याल है वाहिद ही वाइस चांसलर हैं जो सिंध से सेलेक्ट होकर पंजाब में आए थे जी। और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था रहीम यार खां में। उसके बाद उनको दोबारा सिलेक्शन की हो गई बहावलपुर में, तो उनका मेरा काम करने का। अब उसकी इसी दफ़ा तैयारी हो रही थी कि इनको किसी और यूनिवर्सिटी में लगाया जाए। ये स्कैंडल सामने आ गया मेरे जहन में। मैं जैसे जानता हूँ यूनिवर्सिटी के खासकर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ सियासत बहुत होती है, और कॉन्स्पिरेसी, सियासत और आपस में प्रोफेसर लड़ाई करते हैं, इसको इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे पहले कि हम इसको मान लिया जाए कि सही तरह से फोरेंसिक एनालिसिस किया जाए, ये वीडियो है कहाँ, किसके पास है, ये स्टेटमेंट देना काफ़ी नहीं होता जब तक कि ये इसकी तहकीकात ना की जाए। मुझे अफसोस है कि कल डॉक्टर साहब एक और चीज जो हमने देखा, यानी हमारे पास जो एविडेंस मौजूद हैं जो टेलीविजन की स्क्रीन पर तो हम नहीं दिखा सकते, जिसमें खवातीन के जो मैसेजेस हैं, फिर प्रोफेसर्स की डांस पार्टियां जिसमें हो रही हैं, और इसमें कल आपने एतराफ़ी बयान जो है सिक्योरिटी हेड जो इजाज साहब हैं उनका आपने देखा, और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, यानी जितने PhD स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर रांझा, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर इमरान, ये बहुत सारे, और फिर उनका ये कहना है कि हर डिपार्टमेंट में 3 से 5 लोग जो हैं वो मुलविस हैं। आपको नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम किस तरफ जा रहा है अगर इस किस्म की सूरत हाल है कि खवातीन को ग्रेड के लिए पहले ये तय किया जाए कि यह वाकई में ये सिचुएशन ऐसी है, अगर हो भी जाती, फर्ज करे हो जाती है भी ऐसी बात, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी यूनिवर्सिटी, पूरी यूथ, पूरी स्टूडेंट सारे पाकिस्तान में यहाँ पैसे, ये बात हम नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते इस तरह से। ये ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं, इस पर एग्जैजरेशन भी हो सकती है, फैक्ट्स भी हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि फैक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कितने फैक्ट्स हैं और कितने फिक्शन है, और इसमें कितनी सियासत है और कितनी सियासत नहीं है। जब तक सियासत को दूर नहीं करेंगे आप इस बात को समझ नहीं सकेंगे। मैं जानता हूँ, मैंने 20 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ में। पहले मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था 8 साल, मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी चलाई थी, 8 साल तक मैंने चलाई। फिर मैं चेयरमैन रहा 4 साल तक पंजाब कमीशन का। आजकल मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ प्रो रेक्टर। जी जी जी, ये प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये कहना है कि पब्लिक और प्राइवेट में फ़र्क है, मैंने समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ रिपोर्टिंग की बात है, सियासत की बात है। सियासत थोड़ा कम होती है प्राइवेट सेक्टर में। डॉक्टर साहब एक और चीज़, आप बड़े अहम मनसब पर रहे हैं और अभी आप ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं।
हम खुद भी स्टूडेंट रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने उस वक्त भी आती जाती थी, और अब बहैसियत एक रिपोर्टर मैं बात करूं तो पेशावर में भी इस किस्म की चीजें आई थी, और बहुत सारे स्टूडेंट जो इस्लामाबाद या रावलपिंडी के मुझसे उनके राब्ते भी थे, लेकिन और बहुत सारी चीजें जो हम तक पहुंची हैं। ये जो सिलसिला है एजुकेशन में, हम ओवरऑल बात करें, ये इस पर क्यों जो मैनेजमेंट बैठी है उनकी क्यों नजर नहीं होती, और इस किस्म की चीजें जो हो रही हैं जो गैर अखलाकी हैं, और कहीं ना कहीं जो खवातीन के हवाले से जिनको हम कोशिश होती है कि उनको मोटिवेट करके यूनिवर्सिटी की तरफ भेजें, कॉलेज की तरफ भेजें, लेकिन इस किस्म की चीजें कहीं ना कहीं मायूसी नहीं होती है, कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो भी इस खदशे का शिकार होती है कि बच्चे को भेज रहा हूँ कहीं क्या वो मायूसी की अफसोसनाक बात है कैसे हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैनेजमेंट को सबसे आगे इस पर लेके एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का काम ये है कि वहाँ पर डिसिप्लिन हो और क्वालिटी एजुकेशन हो, और इस किस्म की चीज़ें नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ ये बातें हो रही हैं और कई जगह पे हुई है। पहले जैसे मिसाल हुसैन का जब बात हुई थी एक यूनिवर्सिटी में कि जी वहाँ पे वायलेशन हुई और वायलेंस करते हैं, और वायलेंस हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता। देखो 250 यूनिवर्सिटी आपके पास हैं, आपके पास एक यूनिवर्सिटी का एक स्कैंडल आया भागलपुर का, तो क्वेश्चन ये है कि 250 यूनिवर्सिटी में फिर क्या हो रहा? अगर ऐसी बात होती हर जगह तो कोई ना कोई तो इस पर तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आना चाहिए ना, स्टूडेंट सबसे आगे आना चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट बहुत कम आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं जो इन्वॉल्व हैं फैकल्टी में, जो पीएचडी के स्कॉलर हैं या जो प्रोफेसर्स हैं। हमेशा उस यूनिवर्सिटी में मैंने देखा जब भी कोई नया यूनिवर्सिटी जाता है या नहीं आता है तो सियासत हो जाती है हमेशा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ को हम इसमें काउंट नहीं कर सकते, बहुत अच्छे निज़ाम भी मौजूद है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बड़े अच्छे से रेगुलेट भी कर रही है अकॉर्डिंग टू HEC SOPs जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाते हैं। बट ऑल दो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है इसकी, मतलब अगर हम सिर्फ एजाज हुसैन शाह के इतराफ़ी बयान को देख लें, बाकी हम प्रूफ्स की बात करते नहीं कि क्या प्रूफ्स थे, उसके पास जो 5000 से ज़ायद वीडियोज़ हैं, जो मैसेजेस हैं, जो अगर 10 प्रोफेसर्स हैं, अगर 15 प्रोफेसर हैं तो उसका कहना ये कि 10 तो कम से कम इसमें इन्वॉल्व हैं। सर ग्राउंड रियलिटी इसके जो ब्लैक मेलिंग की जाती है या बच्चों को ज़्यादा ग्रेड, ज़्यादा GPA, अच्छी स्कॉलरशिप, सर ये जो अट्रैक्शन पॉइंट्स है ना, इन पर बच्चे वाकई कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ास तौर पे बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ इट एज वेल। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि अगर हम ये ना भी देखें नशा आवर चीज़ों के अलावा, तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इससे लेके ग्रेड बढ़ना होना चाहिए, GPA अच्छा आना चाहिए, और आप अच्छे PA होने चाहिए हो। सर इस चीज़ को HEC किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं कि इस तरफ ना जाए स्टूडेंट्स भी और साथ ही? पहली बात ये कि मैं उनकी जो बयान है उसको मैं इतना नहीं मानूंगा कि वो खुद इन्वॉल्व, उनके खिलाफ चार्ज किया गया है और चार्ज उनके खिलाफ केस हुआ पूरा, और उसमें पुलिस DPO इन्वॉल्व है। DPO से पूछा जाए कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, उन वीडियोस की, कहाँ है वो वीडियोस, आपने देखी वो मैसेजेस की और बात है। मैं बता रहा हूँ कि इसकी इतनी बड़ी बात है, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे हुआ है कुछ, और होता है हर यूनिवर्सिटी में होता है कुछ। मैं जब यूनिवर्सिटी में था 8 साल में यहाँ वाइस चांसलर था, मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिलती थी कि स्टूडेंट्स टीचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। देखिए आपकी इवैल्यूएशन हम करेंगे, आप हमारी कर रहे हैं, तो आप याद रखिए हमारी खराब करेंगे, हम आपकी भी खराब कर देंगे। ये यहाँ तक तो मैंने सुना हुआ है कि हम आपकी वैल्यूएशन सही नहीं करेंगे। तो उस सिलसिले में बहुत से, जब से ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हुआ है, ये सेमेस्टर सिस्टम का ये मामला पैदा हो गया बहुत ज़्यादा कैंपसेस में, और वहाँ पे ग्रेडिंग इन्फ्लेट होती है बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन और बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ टीचर्स के, उनको फियर होता है कि हम अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे खिलाफ कोई ना कोई बयान जाएगा। ये मैं मानता हूँ कि इस पर ग्रेडिंग इन्फ्लेशन होती है, और यहाँ तक होता है, लेकिन ज़्यादातर आमतौर पर बात से होता है कि आप हमारी इवैल्यूएशन गलत करेंगे, हम आपकी गलत कर देंगे। इससे आगे जो है ना ये सेक्सुअल जो बात चीज जो आप फरमा रहे हैं, और हमने जो चीजें देखी हैं, निजी चैनल के हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने कल VC का इंटरव्यू किया, और वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। जो हमने देखा है, जो मैंने देखा, सोशल मीडिया भी पढ़ा, आप देख लीजिएगा। सर ये जो ग्रुपिंग है यूनिवर्सिटी में, आप एक अहम मनसब में, ये बात हम आपसे इसलिए बारहा पूछ रहे हैं कि ये जो ग्रुपिंग हो रही है, फिर कहीं ना कहीं हमने खुद बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती है कि एक ग्रोह को बचाने के लिए बहुत सारे टीचरों को आ जाना, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इसमें भी इसी तरह ग्रुप शामिल है। आपको नहीं लगता कि एक और टीचर्स को ग्रुपिंग से, सियासत से हटके अपना जो मनसब है उसी तरह कारबन होना चाहिए, ना कि सियासत में या इस किस्म के इन्वॉल्वमेंट में? और ग्रुपिंग है, बहुत सीरियस ग्रुपिंग है। अभी जब भी मैं बता रहा हूँ, अभी वाइस चांसलर के सिलेक्शन सर्च कमेटी बनी थी,
डॉक्टर निज़ामुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। हरमीत, मैं जो बात करना चाह रही हूँ स्पेसिफिकली, हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तो बात की, लेकिन अब मैं इसे जेनेरिक पर्सपेक्टिव में भी डिस्कस करना चाह रही हूँ कि देखें, आप और मैं अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने के नाते हमें ये पता है, हम इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर हम जाते हैं तो कहाँ से कौन सी चीज़ आपको मिल सकती है, कौन सा ऐसा ग्रुप जो कि ड्रग में इन्वॉल्व है, कौन सा ऐसा ग्रुप जो कि असातिज़ा के करीब है, कौन सा ऐसा ग्रुप जो कि आपके ग्रेड्स को बढ़ा सकता है। यूनिवर्सिटी के अंदर ये निज़ाम मौजूद है और इसको रेगुलेट करना HEC का काम है, हायर एजुकेशन कमीशन का काम है कि अगर वो रेगुलेट करेंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इस तरह के केसेस जो नज़र आ रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। क्विक हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर दिस। जब भी मैं ये सुनती हूँ कि अब ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो देखने में ये आ रहा है कि कोविड-19 जैसी ट्रेजेडी के बाद जब हमने शिफ्ट किया अपने आप को डिजिटल पाकिस्तान पे, तो येस, अब नौजवान बड़ी तादाद में, वो ई-कॉमर्स हो, फ्रीलांसिंग हो, इस पर बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी जो कि हमने कोविड में मजबूरन अपनाई थी, लेकिन अब उसका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा प्रिवेल कर गया पाकिस्तान में कि आप घर बैठ के कोई भी ऐसी स्किल, कोई भी ऐसी सॉफ्ट स्किल जो आपके पास है, उसके थ्रू घर बैठ के किस तरह से आप डॉलर्स कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आप YouTube पे ऑन स्क्रीन इस तरह की बातें सुनते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क होता है जो कि आपके माइंड में आता है कि यस, इसको स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू मेक अ स्टार्ट, और इसके अलावा अगर हमने इसे कैरी ऑन करना है तो क्या बगैर इन्वेस्टमेंट के हम इसको कर सकते हैं? ये सब कर सकते हैं, लेकिन स्किल कौन सी ऐसी है जो कि आपको आनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ फ्रीलांसिंग? ये और इस तरह के बहुत सारे सवाल टिप्स के तौर पर आज के प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे इस सेगमेंट में खास तौर पर आपसे। और सैयद अब्बास हमारे साथ मौजूद है, इसके लिए फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, किसी को फ्रीलांसिंग सीखनी होती है ना तो आजकल वो एक बड़ा आसान सा काम करता है, यूट्यूब पे जाता है और 1001 फ्रीलांसिंग वीडियोस देख लेता है, एंड ही गॉट और शी गॉट कंफ्यूज्ड। आजकल ये होता है। आसान अल्फाज में बताएगा कि फ्रीलांसिंग, हमें तो पता है कि वो क्या होती है, लेकिन फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए कहाँ से और क्या स्टार्ट करना चाहिए? डेफिनेटली, जैसे आपने अभी बात की है कि हमारे पास अभी कोई प्रॉपर चैनल्स या चीज़ें नहीं है। जैसे कोई पर्सन आता है, वो देखता है कि यार एक चैनल्स के ऊपर एक चीज़ हम डिस्कस करें, दूसरे के ऊपर दूसरी चीज़ डिस्कस करें, बट थिंक इज़ डैट कि हमें समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ को किस तरह से चलना है। तो उसका बेटर वे ये होता है कि आप कोई सीक्वेंस से चीज़ें लें। हमें ये प्रॉब्लम है कि हमें हर चीज़ चाहिए और जल्दी चाहिए और क्विक चाहिए, तो डैट्स बहुत इशूज़ है, ये बहुत इशूज़। तो इसके लिए आपके हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, लाइक गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम ई-रोज़गार के निकाले हुए हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स निकाले जिसमें आपको फ्रीलांसिंग और दूसरी चीज़ें सिखा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास बूट कैंप्स होते हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जो भी करना है उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक करना है। जो हमारे पास एक चीज़ होती है कि किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ किस तरह से चलाना है, तो वही सबसे ज़्यादा इश्यूज़ है हमारे। अच्छा, उसको फ्रीलांसिंग का ना एक कॉन्सेप्ट, मिसकंसेप्शन नहीं बल्कि मैं इसको कहूँगी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि देखा देखी बहुत ज़्यादा काम हो गया ना, कि वो फ्रीलांसिंग से इतने पैसे कमा रहा है, ओ माय गॉड मैं भी कमाऊँगा। अब वो कमाना शुरू कैसे करना है? मतलब फ्रीलांसिंग में घर बैठकर आप कैसी सर्विसेज और क्या क्या दे सकते हैं? ज़रा आसान अल्फाज में हमारी ऑडियंस को बताइएगा। फ्रीलांसिंग में आप हर सर्विसेज दे सकते हैं जो आप बेचना चाहते हैं, जो आपको आती है। अगर तो आपकी इंग्लिश लेवल अच्छी है तो आप लाइक कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। आपकी वॉइस अच्छी है तो आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। आपको अगर ई-कॉमर्स आता है तो आप वो कर सकते हैं। बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी निश को फाइंड करना है कि यार मुझे किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, क्या चीज़ को मैं बेटर कर सकता हूँ कि दूसरा बंदा नहीं कर सकता। फ्रीलांसिंग जॉब से ज़्यादा मुश्किल है। जॉब में आप 9 to 5 बाउंड होते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग में आप 24/7 बाउंड है। आपको नहीं पता कि क्लाइंट कहाँ से आएगा, कब आएगा और किस तरह से आएगा, आपने उसको किस तरह से सर्विसेज देनी है। तो एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट यहाँ से होती है और आपने इसको कहाँ से तक लेकर जाना है। It's up to you. लाइक आपकी कोई भी सॉफ्टवेयर हाउसेज से लेकर छोटी चीज़ों से लेकर आप यहाँ तक हवाले से आप जैसे नौजवान आज भी हम देखते हैं कि कामयाबियों की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। भाई एक और चीज़ जो बहुत सारे नौजवान जिनका दिल करता है कि वो भी फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, और जिस तरह हम देखते हैं कि यूट्यूब पे अट्रैक्टिव वीडियो पड़ी होती है, थंबनेल बड़े मज़े के बने होते हैं, लेकिन बहुत सारे नौजवान आ जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं मायूसी हो जाती है और वो फिर साइड लाइन पे हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? किन वजूहत की बिना पर ये नौजवान मायूस हो जाते हैं और साइड लाइन पे हो जाते हैं?
बेसिकली जो मेन इशू ये है कि वो उस टाइम को इतना यूज़ नहीं करते। लाइक अगर आप फ्रीलांसिंग कोई भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, यू हैव एटलीस्ट 6 मंथ्स के आपने उसको कहाँ से लेकर चलना है। हमारे पास होता है कि हम किसी पर्सन को देख रहे थे, यार उसने कल स्टार्ट किया था, आज उसके पास फर्स्ट ऑर्डर आ गया, सेकंड को नहीं आया। भाई उसके पास राइट स्किल्स थी, उसके पास राइट चीज़ें थी, लेकिन आप इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर रहे हैं? आपको गिव अप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की और भी होना चाहिए। लाइक आपको चाहिए कि यार आप स्टार्ट करें और उसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाए। अगर एक प्लेटफॉर्म आपके लिए ना, आप सेकंड के ऊपर चले जाएं, लाइक अपवर्क नहीं चल रहा तो आप फाइवर पर जाएं, फाइवर नहीं चल रहा तो आप अपनी जो है वो PR स्टार्ट कर दें, वहाँ से पर्सनल ब्रांडिंग से स्टार्ट कर दें। तो बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, लेकिन हम एक चैनल एक चीज़ के ऊपर स्टक हो जाते हैं। वो नहीं होता तो हम कहते हैं यार मैं गिव अप कर गया, मैंने तो कुछ भी नहीं करना। इवन उस टाइम तो आपकी स्किल्स भी नहीं अभी पॉलिश हुई होती है, आपको पता ही नहीं कि आपने कम्युनिकेट किस तरह से करना है क्लाइंट्स के साथ, बट फिर भी आप गिव अप कर देते हैं। पाजी एक और चीज़ मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं और मैं और सोहा बैठे हैं, लेट्स सपोज हमारे पास यही है कि हम स्क्रिप्ट अच्छा लिख लेते हैं, हमारी चलो थोड़ी बहुत आवाज़ें ठीक हैं, वॉइस ओवर हम अच्छी कर लेते हैं। हमारे जैसे लोगों को या बहुत सारे ऐसे नौजवान जो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, क्या कौन कौन सी प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके वो अपनी खिदमत और उस खिदमत के सिले में उनको रोजगार मिल सकता है? हाँ। चाहे वो इंटरनेशनली हो या पाकिस्तानी हो। प्लेटफॉर्म कौन कौन से इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं? 100+ प्लेटफॉर्म्स हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, जिसमें से मेजर जो हैं वो लाइक फाइवर, अपवर्क, guru.com। आप अपनी फेसबुक सोशल प्रेजेंस से आप क्लाइंट्स लेते हैं। लाइक मैं बात करूं तो लास्ट 1-2 ईयर से आज तक मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना काम नहीं किया। मेरे पास पर्सनल प्रोफाइलिंग से काम आ रहा है, क्यों आपने वहाँ से भी अपनी ऑडियंस बनाई है। आप कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हैं, आप आउटरीच कर सकते हैं, आप BD बिजनेस डेवलपमेंट की प्रॉपर सेटअप्स कर सकते हैं। 100 ऑफ थिंग्स है जिसके साथ आप लेकर उसको आगे तक ले चल सकते हैं। और अगर आप स्किल सेट्स की बात करें तो आज के टाइम में जो बंदा पाकिस्तान में बैठ के कहता है कि यार मुझसे पैसे नहीं कमाए जाते, तो भाई इससे आसान दुनिया में कोई काम ही नहीं है पाकिस्तान में पैसा कमाना। अच्छा, इससे आसान भी कोई काम नहीं कि आप घर बैठे हैं। Yes. आपने करना कुछ नहीं है, आपने पूरा ऑफिस डेकोरम नहीं, आपने उसके लिए यू हैव टू लाइक सूटेड बूटेड होके आपने ऑफिस नहीं जाना, बॉस की नहीं सुननी है ना, ऑल दैट ना। मतलब घर में बैठना है और घर में बैठ के काम करना है। लेकिन इट सीम्स टू बी लाइक ईजी, बट इट्स नॉट। ये ईजी नहीं है। जैसे कि ऑन बार बार बता रहे हैं, मैं ज़रा आसान करके इसलिए भी बता देती हूँ कि ऑन अपवर्क, फाइबर, guru.com, ये इस तरह के प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाते हो, अपने आप को रजिस्टर्ड करते हो, फिर आपको काम आता है और वो काम आप करते हो, लेकिन उसके एवज आपको डॉलर्स मिलते हैं। अब वो काम क्या क्या है? हरमीत जो सवाल कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर वॉइस ओवर की बात करें तो हम वॉइस ओवर दे सकते हैं, लेकिन आपकी कौन सी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि आजकल के नौजवानों को सीखनी चाहिए, जो आगे जाके फ्रीलांसिंग में उनके काम आएगी? देखिए, जो सबसे पहले आपके पास जब क्लाइंट आता है किसी भी प्लेटफॉर्म के पास, वो आपका पोर्टफोलियो बाद में देखता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले देखता है। ओके। तो स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। आप जितना अच्छा राइट कर सकते हैं, जितनी अच्छी आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, उतनी जल्दी आपके पास क्लाइंट आते हैं और चीज़ें आती हैं। ओके। आप उसके बाद क्या आता है कि लाइक अब आपकी आती है सॉफ्ट स्किल्स आ गई, फिर आती है आपकी यार आपके पास स्किल्स कौन सी है, उसमें आ जाता है कि लाइक आप कहते हो यार मैं वॉइस ओवर अच्छा कर सकता हूँ, मैं PPC का एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास फोटोग्राफी अच्छी है, मैं ये चीज़ अच्छा कर सकता हूँ और पाकिस्तान में बैठ के कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें सबसे बेहतर है। सपोज करें कि अगर मैं यहाँ पर कोई क्लाइंट लेता हूँ और मैं उसके कहता हूँ यार मैं $50 पर आवर के हिसाब से चार्ज करूँगा, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 280 से, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। लेकिन कोई बंदा जब US में बैठ के वो उसको मल्टीप्लाई करे, उसके पास वो सिर्फ $50 है। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि डॉलर बहुत महंगा है। डॉलर बहुत महंगा है, लेकिन डॉलर्स में कमाना ये ख्वाहिश हरमीत हर किसी की होती है कि हर कोई कमाए तो डॉलर में कमाए। बिल्कुल। लेकिन ऑन ज़रा इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट करें, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स को कन्विंस करने के साथ साथ एक पाथवे और डायरेक्शन भी दी जाए ना। हमने अगर बात करें वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, फिल्मिंग की, वीडियोज़ की, कितना टाइम लगता है आपको ये सीखने में? अभी मैं अपवर्क में जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की बात नहीं कर रही हूँ। सीखने के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए ताकि जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाएँ तो सिर्फ सर्विसेज दें अपनी? कोई भी स्किल सेट है आज के टाइम पर, उसको डेडिकेटेड सिर्फ 6 महीने चाहिए आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। Okay. आपने डिज़ाइनिंग सीखनी है, आपने मार्केटिंग सीखनी है, आपने कॉपी राइटिंग सीखनी है, आपके पास फाउंडेशन से लेकर आप इस लेवल तक कि अपनी सर्विसेज दे सकें। लेकिन 6 महीने चाहिए, लेकिन उस 6 महीने में आपकी फुल डेडिकेशन चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहते हैं लाइक हमारे जैसे इशूज़ चल रहे होते हैं कि यार यूनिवर्सिटी जाना है, उसने वहाँ पर जाना है, 2 घंटे दे दिया, जनाब मैं तो 2 घंटे बैठा हूँ, मेरे पास तो काम नहीं है, मैं क्या करूँ, मैंने सीख लिया। लेकिन 6 महीने चाहिए और 6 महीने प्रॉपर चाहिए और उसको एक सीक्वेंस में चलाना है। ऐदर के आप कहें कि यार मैंने 1 साल लगा लिया, 10 साल लगा लिया। जो सोहा ने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल भी। और अगर हम देखें, हमारे बहुत सारे नौजवान जो है डिग्रियां लेकर यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं और जो आपको पता है कि इंडस्ट्री हर तरफ कहीं ना कहीं बैठी हुई है, जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिलती।
क्या करना चाहिए? जो आपने जो फरमाया कि अगर बहुत सारे नौजवान हम तो देखते हैं कि जब वो पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं जाके उनका जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं सेफ हो जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ या आने वाले नौजवान हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? कौन से ऐसी स्किल्स हैं कि वो सीख के वो इस प्लेटफॉर्म में अपना लोहा मनवा सकते हैं? ज़्यादा स्कोप किस चीज़ में? स्कोप पर्सन में होता है, इंडस्ट्री में होता है, लोगों में होता है। अच्छा यस अगर लाइक मैं आज बात करूं कि अगर आप सिर्फ कोडिंग की बात करें कि PHP बहुत पुरानी लैंग्वेज है, उसके ऊपर चीज़ें आज उसकी भी डिमांड है, बट क्या है कि आप किस तरह से डिलीवर करें, आप उसके अंदर कितने कैपेबल हैं और आपको क्या चीज़ें आती हैं। अगर आप स्कोप की बात करें कि दुनिया में लोगों को वॉइस ओवर्स लोग नहीं चाहिए, लोगों को कंटेंट राइटर नहीं चाहिए, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग नहीं चाहिए, लोगों को AI नहीं चाहिए जो फ्यूचर आ रहा है, लोगों को ब्लॉकचेन नहीं चाहिए, हर चीज़ चाहिए आपको। बट स्कोप आपने अपने अंदर पैदा करना है कि नेक्स्ट पर्सन आपको क्यों हायर करे। वो जो वाई है वो वाई आपने अपने अंदर पैदा करना है, वो आपके डिज़ायर से पैदा होगा। अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ों को बेहतर तरीके से बता सकते हैं, उस चीज़ों को अच्छे तरीके से सोल्यूशन दे सकते हैं, देन पूरी दुनिया आपके लिए ओपन है, जहाँ मर्जी वो चीज़ बेचें, जो मर्जी आप करें। अच्छा उन्हें एक और बात बताएं, बहुत सारी कंपनीज भी काम कर रही हैं, एक तो एज ए इंडिविजुअल काम करने का बात कर रहे हैं और हम खास तौर पे व्यूवर्स को यही बता रहे हैं कि आप इंडिविजुअल स्टार्ट करें, स्टार्ट बाय योरसेल्फ। अब पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत सारे फ्रीलांसिंग हब बन चुके हैं और वहाँ पर एक तो पहले सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, उसके बाद फिर उनको काम दिया जाता है। ये फ़ायदेमंद है या ये नुकसानदेह? क्योंकि मैंने देखा है लोगों को मायूस होते हुए। मैं बात करूँगी कि फ्रीलांसिंग अच्छी चीज़ है, मैं खुश इस बारे में कि नौजवानों ने बड़ी बड़ी तादाद में इसको करना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर आप किसी हब के थ्रू जाते हैं तो वो अपना मार्जिन भी रखते हैं और वो फिर सिखाते भी लिमिटेड हैं, और इस तरह से मैंने बहुत सारे गिले शिकवे नौजवानों के सुने हैं। इन हब्स के बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों इतना लिमिटाइज़ कर दिया है स्टूडेंट्स को? बेसिकली हमारी जो कम्युनिटी है, चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत इश्यूज़ हैं। अगर मैं किसी को कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ, उसको 6 महीने साल लगा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले ये वो लोग चेक करते हैं कि यार मुझे बैक में क्या मिलेगा, मुझे रिजल्ट्स में क्या मिलेगा। अगर तो मुझे वो जहाँ तक वो फ़ायदा देता है, चीज़ें देता है, मैं उसको उतना बताता हूँ, मैं उसको ये नहीं बताऊँगा कि किस तरह से करना है। एग्जैक्टली ये सबसे बुरी आदत है, ये बहुत इशू है। लेकिन इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी तो है ना। अगर आपको कोई बंदा नहीं बता रहा तो आपके पास पूरा इंटरनेट पड़ा हुआ है आज के टाइम में। यस आज से 20 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, आपको एक चीज़ सीखने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता था, आपको लोग नहीं मिलते थे, आपको कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन अब तो हर चीज़ आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके मोबाइल में है। मतलब यू कैन डू एनीथिंग अनटिल अनलेस यू वांट टू डू इट। ये विल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्विक हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली स्टोरी तो हमने कवर की है, प्रोग्राम के आगाज़ में भी इसका जिक्र किया, लेकिन फॉलोअप के लिए एक और सेगमेंट जो है वो हमने लाइव रखा है ताकि आप सबको अपडेट किया जा सके। सिविल जज इस्लामाबाद, उनकी अहलिया का 14 साल बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद और उसके बाद अपने माँ बाप के घर उसको भेज देना और कहना कि इसने चोरी की है, ये इल्ज़ामात लगाकर, क्या फिर भी जस्टिफाइड है कि उसको इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाए कि वो लाहौर में इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं सुलेमान चौधरी जनरल हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान। जी वालेकुम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुलेमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। मुझे बताइएगा कि बच्ची की हालत अब कैसी है? आज बिल्कुल अगर 15 साल रिजवाना की बात की जाए तो गुज़श्ता रात जो है वहाँ उसको जो है वो DHQ सरगोदा से यहाँ रेफ़र किया गया था। अभी मैं जो उस बच्ची की हालत देख के आया हूँ तो वैसा लग रहा है कि उसको शदीद बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उसके जिस्म पर जगह जगह जो है वो ज़ख़म के निशान हैं और ज़ख़म भी ऐसे हैं कि तकरीबन 4 से 5 माह पुराने ज़ख़म जो हैं वो डॉक्टरों के तहत बताए जा रहे हैं। गहरे स्याह ज़ख़म जो हैं वो हो चुके हैं, नीले जो हैं वो कुछ जगहों पर निशानात जो हैं वो देखे गए हैं और ज़ख़म जो हैं वो पस पड़ गई है। पीप पड़ने की वजह से वहाँ पर कीड़े भी जो हैं उसके जिस्म में देखा गया है कि ज़ख्मों पर जो है वो कीड़े भी रेंग रहे थे। आज को है वो मेडिकल बोर्ड ने उसका जो है वो कल कुछ टेस्ट तजवीज़ किए थे जिसमें जो है वो CT स्कैन और एक्सरे थे। आज जो है वो उस बच्ची के सर का CT स्कैन किया गया क्योंकि उसको सर पर काफ़ी चोटें आई थी। CT स्कैन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया है। डॉक्टरों का कहना है कि CT स्कैन में जो उसकी सर की जो हड्डी है वो बच गई है, उसका फ्रैक्चर नहीं हुआ। ताहम सर पर ज़ख़म की वजह से वहाँ पर कीड़े पड़ गए थे, उसको हमने जो है वो माइनर सर्जरी करके उन जो ज़ख़म को है वो उसकी ये बताएगा मुतालिका महकमा जात की अगर हम बात करें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की या जो भी तीमारदारी के लिए आया हो, आपने देखा है किसी को कोई इस केस के चलने के बाद कोई वहाँ पर पहुँच रहा हो?
जी बिल्कुल, वज़ीर सेहत पंजाब जो है वो निगरान वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर जावेद अकरम जो है वो उन्होंने रात के जो है वो उस बच्ची का इयादत की थी, वहाँ पर विज़िट किया था। ताहम उसके जो वालिदैन हैं वो यहाँ पे आज, क्योंकि फर्स्ट जो FIR थी, जो फर्स्ट पहला MLC है वो DHQ सरगोदा में ही रिपोर्ट होगा, तो वहाँ की जो पुलिस है वो ही इस केस को जो है वो हैंडल करेगी। जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल है कानून के मुताबिक यहाँ पे अपने जो ऑपरेशन नोट है वो देने का पाबंद है, जो भी इसकी सर्जरी की जाएगी, क्योंकि इसके दोनों फ्रैक्चर जो हैं वो आज जो उसके एक्सरे किए गए हैं तो उसमें ये बात जो इंकशाफ हुआ है कि तो उसके जो दोनों बाजू हैं वो टूटे गए हैं, जो उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से उसके बाजू टूट गए हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि इसका इलाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो उसके जो बाजू हैं वो खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लोकल वहाँ पर किसी डॉक्टर को वो दिखाते रहे हैं लेकिन उसने उसका जो है वो ऑपरेशन नहीं किया। अब जो है वो इस हड्डी को दोबारा तोड़ा जाएगा। वाकई में जो बच्ची की कंडीशन है, जो तस्वीर जो वीडियोस हमारे सामने आ रही है, यकीन दिल दहला देने वाली है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ जो सिविल जज है आसिम हफीज साहब, वो भी बड़े डिठाई से हमें नजर आते हैं, उनके जो कल का बयान था या उनकी बेगम के हवाले से। अब बात ये भी हो रही है कि जो फैमिली है, यानी बच्ची की जो फैमिली है, उनकी जानब से कोई सुलह की बात का पैगाम जो इन तक पहुंचाया गया, क्या ऐसी भी कोई खबरें हैं? जी बिल्कुल, अभी तक तो मान लीजिए उनसे बात हुई वालिदैन का, तो वो कहना है कि सुलह की सवाल पैदा नहीं होता कि हम जो है वो सुलह, क्योंकि हमारी बच्ची को जो है वो उन्होंने बेमन तशद्दुद का निशाना बनाया, हमें उनसे मिलने नहीं देते थे, और तशद्दुद का जो उन्होंने उसका जख्म जो आए हैं उसका इलाज करवाने नहीं देते थे, जिसकी वजह से हमारी जो पहली तरजीह है वो एक उसका जो इलाज है, ताकि वो पंजाब हुकूमत ने जो हमसे वादा किया वो इलाज कर। इसके बाद पुलिस को जो हमने रिपोर्ट करवाई है, जो भी उसके साथ ज़्यादती हुई है, जिस दफात के तहत वो उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उन दफात के साथ कार्रवाई करते हुए जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा सलमान, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा आप। मैं आपसे लास्टली ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप बात करें, आप कह रहे हो कि ज़ख्म देखें या वहाँ जो सरगोदा में जिस डॉक्टर से इलाज मुआवजा हो रहा था, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने माह पुरानी ये बात है कि वो जब उसे बैट से मारा गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया, तो बाद में वो बेटी जो है अपने माँ बाप के पास छोड़ दी कि आप इसे रख लें, इसने चोरी की है। तो ये कितनी पुरानी बात है? अगर उसके बाजू टूटे हुए हैं, ज़ख्म बहुत पुराने हैं, तो कितने अरसे बाद ये रिपोर्ट हुई है चीज़? जी जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड जो उसको बच्ची का इलाज कर रहा है, तो हमारी डॉक्टरों से बात हुई, उनका ये कहना है कि 5 से 6 माह के जो पुराने ज़ख्म हैं वो लग रहे हैं। रीढ़ की हड्डी पर भी ज़ख्म है, कुछ ज़ख्म जो है वो आँख में है, जिसकी वजह से वो आँख में भी इन्फेक्शन चला गया है। तो उनका ये कहना था कि 5 से 6 माह जो पुराने ज़ख्म लग रहे हैं, क्योंकि जो फ्रैक्चर है दोनों बाजुओं का हुआ है, तो खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उसका इलाज नहीं करवाया, उसका ऑपरेट नहीं करवाया। तो अब हम उन बाजुओं को जो है वो दोबारा से उसका ऑपरेट करेंगे। और डॉक्टरों का ये कहना है कि तकरीबन 5 माह जो है, कम अज़ कम आप 5 माह कह सकते हैं कि इनके जो ज़ख्म है उनको 5 माह पुराने ज़ख्म जो है बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो ज़ख्म है वो जो मैक्टिस नामी जो कीड़ा है वो उस ज़ख्मों में पड़ गया है। सर का जो ज़ख्म था वो काफ़ी गहरा था, जिसमें कीड़े पड़े थे। डॉक्टर ने कहना है कि हमने अपनी आँख से देखा है कि वहाँ कीड़े जो हैं वो रेंग रहे थे। फिर हमने उसका जो है वो रात गए CT स्कैन किया, इस बात की तसल्ली की कि आया कि उसके सर का कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। जब ये हमारी तसल्ली होगी कि सर का कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, सिर्फ जो है वो ज़ख्म ख़राब हुआ है, तो हमने उसका जो है वो माइनर ऑपरेशन करके और वो जो कीड़े थे, वो जो ज़ख्म ख़राब हुआ था उसको साफ़ किया था। उनको ये भी कहना था कि रीढ़ की हड्डी में भी कुछ ज़ख्म जो है वो हमें देखने में आए हैं, क्योंकि अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आहनी जो चीज़ है उससे उसको मारा गया है। और जो मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पर उनको मारने की वजह से वहाँ पर ना सिर्फ नील पड़े हैं, बल्कि कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से उसको जलाया भी गया है। लेकिन अभी इस बात की तस्दीक होना बाकी है, क्योंकि गायनी के डॉक्टरों ने भी उसका जो है मुआयना किया है, इसके साथ स्किन के डॉक्टर हैं उन्होंने भी उसकी जल्द का मुआयना किया है, और सर्जरी वालों ने भी देखा है। जो पीडियाट्रिक हैं बच्चे हैं, क्योंकि वो माइनर है, 15 साल उसकी उम्र है, तो वो जो बच्चे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उनका भी उसका मुआयना किया है। तो मायने में ये बात सामने आई है कि बेईमाना तशद्दुद जो है वो उस पर किया गया है, और जलाने के भी कुछ इम्कान लग रहे हैं कि जो उस बच्ची को जलाया गया, जिसकी वजह से ज़हरे जो गहरे ज़ख्म है वो देखने में मिल रहे हैं। ज़ख्म के इलाज सलमान, अगर हम देखें जो बयानात मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत, जिस तरह वज़ीर सेहत को हमने देखा कि वो गए हैं वहाँ पे, कहीं ना कहीं ये मुकदमे की बात की जा रही है। तो ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ये है कि एप्लीकेशन, बहुत सारी खबरें में ये भी पहुंच रही है कि एप्लीकेशन तक नहीं मौसूल हुई है फैमिली की जानिब से। तो इस पर फैमिली का क्या मौक़िफ़ है? क्या उन पर कोई दबाव वगैरह तो नहीं डलवाया जा रहा है? देखिए जी, इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं।
एक चीज़ ये है कि माजी में देखा गया है कि बहुत से जो आला जो अफराद थे, जो बासर अफराद हैं, उनकी जानब से अगर किसी घरेलू मुलाजमा का तशद्दुद किया जाता है तो उसमें ये बात सामने आती है कि उनके वालिदैन ने जो है वो कुछ रकम जो है वो अपने जिस घर में काम कर रही होती है उनसे ली उधार दी होती है, लाखों की रकम जो होती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देते हैं। जैसे ही इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो ये बातें सामने आना शुरू हो जाती हैं कि वालिदैन जो है वो उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि जो घरेलू घर के जो मालकान होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने इनको पैसे दिए हैं, हम इनकी जो है मतवातर उनसे बात करवा रहे हैं। इस केस की पर्टिकुलरली बात की जाए तो इस केस में हमें कुछ ऐसा देखने में नहीं आ रहा, और ना ही वालिदैन की तरफ से ऐसा कोई बयान दिया गया है कि हमने कोई रकम जो है वो जो घर के मालकान हैं, जो सिविल जज हैं। ठीक है सलमान, बस मुझे ये बताएगा कि माँ बाप का मौक़िफ़ भी आपने शेयर किया और इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि दरख्वास्त अब तक कोई मौसूल नहीं हुई वालिदैन की जानिब से, लेकिन वालिदैन का ये कहना है कि नहीं, हम किसी सूरत भी सुलह नहीं करेंगे। बच्ची का कोई बयान अब तक रिकॉर्ड किया गया है? उसने कोई बात की है इस हवाले से? क्या उसने पूरी रुदात सुनाई है कि सारा वाक़या किस तरह से हुआ, उस पर क्या इल्ज़ाम लगाया गया? देखिए जी, बच्ची क्योंकि माइनर है और इस ट्रॉमा में है कि उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना जो है वो बनाया गया है, तो हमने उससे कोशिश की है कि उसका अब बात कर सकें, लेकिन डॉक्टर ने हमें मना कर दिया कि उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर है जिसकी वजह से बच्ची जो है वो बात करने से कासर है। लेकिन डॉक्टरों ने हमें जो उसके निशानात दिखाए हैं और जो हमें बाजार जो उसके जिस्म पर ज़ख्म के निशानात आ रहे हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप भी फुटेज में देख सकते हैं कि जो बच्ची को जगह जगह उसके नील पड़ गए हैं, उसके ज़ख्म ख़राब हो गए हैं, सर पे काफ़ी चोटें हैं, जिसकी वजह से बच्ची जो है वो मसलसल और तसलसल के साथ एक बड़ी तकलीफ़ में जो मुब्तला है और वो बात करने से भी कासर है। उसका जो दुख है वो सिर्फ वही बता सकती है, क्योंकि वही। ठीक है सलेमान, थैंक यू सो अपडेट करने के लिए। लाहौर जनरल हॉस्पिटल के बाहर वो मौजूद थे, ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें दे रहे थे, लेकिन सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। सिर्फ एक सूरत में कि आप किसी भी ओहदे पे हैं, किसी भी इक़्तिदार में हैं, कोई भी ताकत आपके पास है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप इंसानियत को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाएं। आप किसी भी ओहदे के बगैर भी अगर देखें तो कोई इंसान दूसरे इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। तो पता नहीं ये इंसान है या इंसान होने के कहलाने के लायक नहीं है। इस तरह के वाक़यात पे दर पे हमारे सामने आ रहे हैं। एक चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो है खुद एहतसाबी। अगर खुद एहतसाबी करेंगे तो शायद इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में कंपैरेटिवली कम हो जाए, क्योंकि मुतल्लिका महकमा जात तो रेगुलेट करने से रहे, ये आपका अपना काम है और आपने इसको खुद ही करना है। अब आपसे लेनी इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।